नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरा YouTube चैनल नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी हमें आकाश ने भेजी है, जो झांसी के रहने वाले हैं। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है। अगर आप कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तो आपको भी डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी के अंत तक बने रहें और हमें बताएं कि आपका क्या नाम है और आप किस शहर से हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं आकाश की ज़बानी। मेरा नाम आकाश है। मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूं और मुझे नौकरी करते हुए आज 20 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरे साथ घटी वो डरावनी और खौफनाक घटना जबकि है जब मुझे जॉब करते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। लेकिन वे डरावनी घटना आज भी मैं जब याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे अभी टीचर की जॉब करते हुए मात्र 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती तो नहीं हुई, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूं और मुझे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं स्टाफ रूम में बैठ के लंच कर ही रहा था कि पियोन ने मुझे लाकर एक लेटर दिया और बोला कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है दूर एक गांव में। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे बताया गया कि वहां जो पहले एक स्कूल टीचर थी, उसे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जिसके कारण वो जॉब छोड़ के चली गई। हालांकि उस स्कूल की कहानी मैंने पहले भी बहुत बार सुनी है और मेरे साथ के स्टाफ वाले भी कहते हैं कि वहां पर कोई भी टीचर 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। लेकिन मैं कभी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जो भी है, इन फालतू की चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। हाँ, मैं लोगों में जल्दी घुल नहीं मिल नहीं पाता था। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय था। मैं वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प भी तो नहीं बचा था, क्योंकि एक तो मैं कुंवारा, ऊपर से माँ बाप भी साथ नहीं रहते और नई नई जॉब, तो मना करने का तो कोई कारण ही नहीं बचा था मेरे पास। अब मैं गांव के इस स्कूल पहुंचा तो देखा स्कूल थोड़ा जर्जर हालत में है। खिड़कियां गेट टूटे हुए हैं, कई जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है। लेकिन स्कूल इस लायक था कि बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा सके। उस समय उस स्कूल में करीब 50 के करीब बच्चे पढ़ते थे। सिर्फ एक दिक्कत थी, मेरे लिए वहां रहने का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद मुझे अचानक एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था किराए के लिए जगह उपलब्ध है, कृपया यहां संपर्क करें। देखने में बोर्ड काफी पुराना था, जिस पर अक्षर भी काफी हद तक मिट चुके थे। मैंने देखा उस बोर्ड के पास में ही एक साइकिल रिपेयर की शॉप थी, तो मैं उसके पास गया और उस जगह के बारे में पूछताछ की। उसने मुझे बताया कि पास में ही एक चौल है, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं रहता। मैंने मन ही मन सोचा, अगर वहां कोई नहीं रहता तो वे जगह पक्का शांत और सुकून वाली होगी, और एक स्कूल टीचर के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। मैंने बिना देर किए उस जगह का और उसके मालिक का एड्रेस लिया और बिना देर किए उसके घर पहुंच गया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा शर्मा जी पौधों को पानी दे रहे हैं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उसके बाद चाय पिलाई। मैंने पूछा कि मैंने आपका बोर्ड देखा था कि आपके पास किराए के लिए जगह खाली है। उन्होंने कहा, हाँ, वो जगह किराए के लिए है तो, लेकिन अब हम उसे किसी को किराए पे देना नहीं चाहते और ना ही हम उस जगह के मालिक हैं। मैंने जानना चाहा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा, अब से पहले जो लोग भी वहां पर आए हैं सभी एक एक करके उस जगह को छोड़ के चले गए, और उससे पहले वहां पर एक स्पोर्ट एकेडमी हुआ करती थी, अब वो भी बंद हो चुकी है। और उसके बाद हमने तय किया था कि अब ये जगह किसी को किराए पे नहीं देंगे, और मैं इसका मालिक भी नहीं हूँ। ये मेरे एक नजदीकी दोस्त की जगह है, जिसने मुझे ये जगह किराए पे देने के लिए मना की है। तभी मैंने देखा उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि अगर मास्टर जी आपको ये जगह किराए पे चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी रहने का कोई इंतजाम नहीं है, और उसके बाद आप कहीं और इंतजाम कर लेना।
हालांकि शर्मा जी के चेहरे से कुछ लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पत्नी की नजरें उन्हें कुछ ना बोलने पे मजबूर कर रही थी। जैसे कुछ राज, कुछ सच्चाई वो मुझे बताना चाहते हैं। लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा देख के वो चुप हो गए। मैंने भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई नहीं रहता, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे वो जगह दे दीजिए, कुछ समय की बात है, उसके बाद मेरा ट्रांसफर वापस हो जाएगा और मैं वापस शहर चला जाऊंगा। शर्मा जी अभी कुछ कह ही पाते, इतनी ही देर में उनकी पत्नी चाबियों का एक गुच्छा लेकर आ जाती है और बोलती है कि ये चाबियां हैं, जो भी रूम तुमको पसंद आए उस रूम में जाकर रह सकते हो। उसके बाद मैंने वो चाबियों का गुच्छा उठाया और उनका धन्यवाद देके वहां से चल दिया। लेकिन तभी पीछे से मुझे शर्मा जी और उनकी पत्नी की आपस में बहस करती हुई आवाज आ रही थी। शायद शर्मा जी बोल रहे थे कि तुम्हें उसको चाबियां नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जबकि पत्नी उसकी नजरें साफ बता रही थी कि किराए का लालच उस पर हावी था। लेकिन मैं इन सब फालतू की चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे किराए का घर चाहिए था, वो मुझे मिल चुका था। इसलिए बिना देर किए मैं उस जगह पहुंच गया। वहां पहुंचने पे मैंने देखा कि वहां 10 कमरे हैं उस चौल के अंदर, और 10 कमरों का साइज 10 बाई 10 का है, जो कि बहुत अजीब सा था। इसके बाद मैंने सभी कमरे एक एक करके खोलना शुरू किया। हर कमरे में धूल मट्टी की परतें जमी हुई थी। पलंग चारपाई जो भी थे मट्टी से ढक चुके थे। कई जगह से सीमेंट उखड़ चुका था, तो कितनी जगह पे जाल पूरी तरह से मकड़ी के फैले हुए थे। लेकिन मैं 9 कमरे चेक कर चुका था, लेकिन 10वां कमरा उसकी चाबी नहीं थी। शायद वो मुझे देना भूल गए थे, या फिर उनका पर्सनल सामान उसके अंदर रखा था। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने रहने के लिए वो कमरा चुना जिस कमरे के बराबर की चाबी उनके पास नहीं थी। इसके बाद पास में ही झाड़ू पड़ी हुई थी, उस कमरे को खोला, अच्छे से मैंने उसे साफ किया। पीछे की तरफ देखा तो बालकनी थी। मैं बालकनी की तरफ गया तो देखा दूर तक जंगल है, लेकिन वहां एक चीज बड़ी अजीब लगी। जंगलों के बीचों बीच एक मैदान सा है। मुझे लगा शायद ये ट्रेनिंग एकेडमी वाली जगह होगी। और उसके बाद मैंने खिड़की को खोला, जगह साफ करी, बिस्तर झाड़ा और उसके बाद मैं वहीं पर लेट गया, क्योंकि मैं पहले ही बहुत थक चुका था। और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सुबह उठा। उठने के बाद मैं स्कूल गया। स्कूल अटेंड करने के बाद सीधा मैं शर्मा जी के पास गया। मैंने उन्हें वापस चाबियां की और उनसे पूछा कि इसमें एक कमरे की चाबी नहीं है। उस समय शर्मा जी के चेहरे का भाव ऐसा लगा जैसे कुछ बदल सा गया हो। लेकिन तभी एक बार शर्मा जी की पत्नी फिर आती है और बोलती है, अरे वो चाबी मिसप्लेस हो गई होगी, शायद ध्यान नहीं रहा। अगर आपको वो कमरा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैंने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमरा अब मैंने चुन लिया है मैं उसी में रहूंगा, क्योंकि मैंने उस कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर ली है। इतना बोलकर मैं चाबियां रखी और उस कमरे से बाहर आ गया। लेकिन लगातार ना जाने शर्मा जी मुझे लगातार देख रहे थे, जिसे बहुत कुछ कहना चाहते हो। अब मैं अपने कपड़े और सामान दूसरी चीजें लेके नहीं आया था, इसलिए मैं स्कूल करने के बाद सीधा शहर की तरफ चल दिया, क्योंकि अगले दिन संडे था और मैं जानता था कि आराम से कल वापस आ सकता हूँ। अंधेरा होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके गांव से बाहर निकल जाऊं। और उसके बाद मैं अपने घर गया और वहां से अपना सामान और कपड़े लेके अगले दिन वापस आ गया। और आने के बाद मैंने उस कमरे में अच्छे से दोबारा से साफ सफाई की और अपना सारा सामान सेट करके किताबें, कपड़े, हर चीज रख दी। अब इन्हीं सभी कामों से निमटकर मैंने वहीं पर खाना बनाया और खाना खाकर मैं वहीं बिस्तर पर लेट गया। वहां पर इतनी शांति थी कि मीलों दूर कुत्तों की आवाजें भी मुझे साफ सुनाई दे सकती थी। इसके बाद मैंने खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखने लगा। वहां से लगातार ठंडी हवाएं चली आ रही थी और शांति शांति इतनी थी कि मीलों दूर कुत्तों के बोलने की आवाजें भी मैं साफ साफ सुन सकता था। मैंने खाना बनाया, खाना खाकर मैं वहीं लेट गया, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था और अब आराम करना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बोल रहा हो।
मैं जागा और इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद वहां किसी के चलने की आवाज आई और साथ में पायल की भी आवाज आई। मैं उठ के बैठा, इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। ऊपर से मैं बुरी तरह से थक चुका था और मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं देखूं कि बाहर कौन है। इसलिए मैंने सोचा कोई आसपास का होगा और फिर चादर तानी और सो गया। अगले दिन सुबह उठकर पानी भरने के लिए मैं बाहर चला गया। अचानक मुझे याद आया कि रात वो आवाज आ रही थी बगल वाले कमरे में। देखा तो सभी कमरे बंद थे, सभी के दरवाजों पे ताला लगा हुआ था और वो बगल वाला कमरा भी बंद था। अब वही कमरा जिसकी चाबी उस दिन मेरे पास नहीं थी और जिसे मैंने खोलकर नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद इस कमरे में कोई रहता है। मैं तैयार होकर अपने काम पे चला गया। सोचा कि शाम को आऊंगा तो वहां जाके पता कर लूंगा। उस रात में काफी देर तक किताबें पढ़ता रहा, काफी देर तक जागता रहा, लेकिन मुझे बाहर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। इसलिए किताब पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गया मुझे नहीं पता। लेकिन रात के करीब 3 बजे किसी अनचाही आवाज से मेरी आवाज खुल गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। बाहर से फिर वही पायल और वो चलने के कदमों की आवाज आ रही थी और ये आवाज बिल्कुल ठीक मेरे दरवाजे के बाहर थी। किसी चीज की खटपट की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे कोई मेरे ही कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अब मेरा शरीर डर से कांप उठा। मुझे लगा बगल के कमरे में जरूर कोई है। काका ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पहले से कोई रहता है। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां भी कोई नहीं था और वह पहले धीरे धीरे रो रही थी, पर कुछ ही देर बाद उसके रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो जो लड़की या औरत जो भी थी, अब वो जोर जोर से रो रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर है कौन और इतनी रात को वो रो क्यों रहा है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि आवाज लगाऊं या नहीं। तभी उसी बीच मुझे किसी आदमी की एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। जोर से आवाज दी, कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं देता? कौन रो रहा है? लेकिन अचानक सब कुछ वहां शांत हो गया और चारों तरफ फिर से वही भयानक सन्नाटा। मैंने अपने पास रखी टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोलकर दरवाजे के बाहर दाएं बाएं देखा, लेकिन कमरे में चारों तरफ कोई नहीं था। उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा भारी लग रहा था कि 3-4 कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। मन में एक अजीब सा डर था। मैं वही इंसान था जो कभी डरता नहीं था। भूत प्रेत किसी चीज में विश्वास नहीं करता था। मैंने दरवाजे का टॉर्च रोशनी पर डाली तो देखा दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। वो देख तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन अब भी आसपास कोई नहीं था। अब मन में आया कि अगर इतनी रात में कोई यहाँ आया था तो ताला लगाकर अचानक गायब कहाँ हो गया, और अगर वो कोई लड़की या महिला थी तो इतनी रात में यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि इस जगह आने जाने के लिए वहां पे कोई साधन भी नहीं है। और एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि कहीं किसी ने किसी महिला को यहाँ बंद तो नहीं कर रखा। मैं फिर दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजे पे दस्तक देते हुए आवाज लगाई, क्या कोई अंदर है? मैं यहीं बगल वाले कमरे में रहता हूं। उससे बात करने की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करके मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि अगर फिर से कोई आवाज आई तो दोबारा आके देख लूंगा, लेकिन काफी देर तक वहां से कोई आवाज नहीं आई और फिर थकान से मेरी आंखें कब बंद हो गईं मुझे नहीं पता। सुबह जब मैं जागा तो देखा उठने में मुझे थोड़ी सी थकान लग रही है। मैं नहा धोकर तैयार हुआ और जाते जाते मैंने एक बार फिर उस बगल वाले कमरे को देखा, लेकिन इस बार भी वहां किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। मैंने अपनी साइकिल उठाई, उसे तेज दौड़ाते हुए स्कूल चला गया, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उस कमरे की आवाज। मन में एक ख्याल आया कि जाते जाते काका से पूछ लेता हूँ कि उस कमरे में आखिर कौन रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं सीधा काका के घर गया, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला कि काका 2 दिन पहले ही शहर चले गए हैं
और शायद 8-10 दिन के बाद वापस आएंगे। अब मैं थोड़ा निराश होकर वापस चल दिया। उस दिन साइकिल की चेन काफी आवाज कर रही थी। सोचा कि पंचर वाले के पास जाकर उसे दिखा देता हूँ। वहां पहुंचा तो देखा कि पंचर वाला अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से सो रहा था। साइकिल की गड़गड़ाहट आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं उसके पास चला गया और साइकिल वहीं पर खड़ी कर उससे कहा, अरे भाई, साइकिल बहुत आवाज कर रही है, जरा इसे ठीक कर दो। वे अपनी आंखें मसलते हुए अपनी जगह से उठा और कुछ औजार लेकर साइकिल के पास आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में वो कमरे वाली बात आ गई और मैंने उससे पूछा, अरे वो चौहान काका की जो चौल है वहां कोई रहता है क्या? मतलब तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि वो जाने का एक ही रास्ता है जो कि तेरी दुकान के सामने से होकर जाता है। वे आदमी अपना काम करते हुए बोला, वो बहुत पुरानी वाली चौल। अरे दादा, उस चौल के बारे में गांव में कई तरह की अफवाहें हैं। सही गलत पता नहीं, पर कहते हैं कि वहां कुछ भूत प्रेत का मामला है। मतलब? अरे मतलब ये कि लोग वहां के बारे में कहते हैं कि कभी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत हुई और किसी ने कंप्लेंट कर दी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर इसका इस्तेमाल एक होटल की तरह होने लगा था और वहां ठहरते थे। एक दिन एक अनजान लड़का और लड़की वहां आ गए थे। उन्होंने कहा कि घर से भागकर शादी करके आए हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहां का जो मालिक था उसको उन पर दया आ गई और उसने वे जगह उन्हें रहने के लिए दे दी। उस समय वहां कुछ और भी लोग किराए पे रहते थे, लेकिन उसी रात उस लड़की ने उस लड़की को मार डाला और रातों रात वे फरार हो गया। सुबह जब लड़की की लाश मिली तो गांव में बड़ा हंगामा हुआ। मकान मालिक को भी जेल हो गई। जेल जाने से पहले उसने वहां की चाबियां उस जवान शर्मा जी को दे दी थी। बदनामी के कारण वहां के रहने वाले लोग एक एक करके उस जगह को छोड़ के चले गए। शर्मा जी ने फिर उस जगह को किराए पे चढ़ा दिया। उन्होंने भी पैसों की जरूरत थी, पर लोग आते थे और अगले दिन ही उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। कहते थे कि उस जगह में कुछ खराबी है। इतना कहकर वो थोड़ी देर को चुप हो गया और फिर अपना काम करने लगा। काम करते करते उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें वहां कुछ महसूस हुआ? मैंने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं इन भूत प्रेत फालतू की चीजों में विश्वास नहीं करता। बस ऐसे ही पूछ रहा था। बात करते करते उसने साइकिल की चेन टाइट कर दी। उसकी बातें सुनकर अब तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचता था कि क्या ये भूत प्रेत की बातें सच होती हैं या ये सिर्फ कहानियों में ही सुनने को मिलती हैं। हमारे आसपास कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं, फिर उन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है। ना दिखने वाली चीजें महसूस होने लगती हैं और फिर हम ही उन्हें भूत या आत्मा का नाम दे देते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर वहां कुछ होता तो शर्मा जी मुझे जरूर बता देते। काम खत्म करने के बाद मैंने अपनी साइकिल ली और वापस अपने ठिकाने पर चला गया। उस रात मैंने 3-4 बार बाहर जाकर देखा। मैंने सोचा अगर वहां कोई रहता होगा तो आसपास जरूर दिखाई देगा या फिर कुछ ना कुछ हलचल तो मुझे जरूर महसूस होगी। लेकिन उस रात भी कुछ खास नहीं हुआ। न कोई आवाज आई और न ही कोई हलचल सुनाई दी। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कोई है ही नहीं। वो रात मेरे लिए बहुत ही लंबी हो चुकी थी। पता नहीं कब सवेरा होगा। अगले दिन मैं हमेशा की तरह तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन कुछ सरकारी अफसर स्कूल के दौरे पे आने वाले थे, इसलिए मैं सुबह स्कूल जल्दी पहुंच गया था। अधिकारियों ने 2-3 घंटे तक अपनी जांच की और फिर वे वहां से चले गए। सब कुछ अकेले देखने के कारण आज स्कूल से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई। स्कूल बंद करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास की चाबियां गुम हो गई हैं। सिर्फ स्कूल की ही नहीं बल्कि मेरे कमरे की भी चाबी मुझे नहीं मिल रही। मैंने स्कूल और स्कूल के ग्राउंड में बहुत ढूंढा,
लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उसी गांव में जाकर किसी से ताले का इंतजाम किया और स्कूल का ताला लगाकर बंद कर दिया। इस सारे झमेले में मुझे और भी देर हो गई। सब कुछ होने के बाद मैं घर की ओर निकल पड़ा। साइकिल चलाते समय मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि शर्मा जी के घर जाकर देखता हूँ, हो सकता है वो आ गए हों। उनके पास मेरे कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो जरूर होगी। जब मैं वहां पहुंचा, काका के घर पे ताला लगा हुआ था। अब मैं निराश होकर वहां से आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल ताला तोड़ने का नहीं था, बल्कि आज ताला तोड़ दूं तो कल कमरा कैसे बंद करूंगा, इस बात का था। तभी मेरी नजर पंचर वाले की दुकान पर गई। वे वहां हथौड़ी से कुछ ठोक रहा था। उसे देखकर मेरे मन में आया कि इसे अपने साथ ले जाता हूं। दिन भर के काम और चाबी ढूंढने के चक्कर में मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पंचर वाले की दुकान पर पहुंचा, तब लगभग अंधेरा हो चुका था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन उसने कहा कि उसे बहुत देर हो चुकी है, उसे जल्दी घर जाना है। मैंने उसे बहुत समझाया और अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिर में उसने एक हथौड़ा दिया, उसे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मैंने वो हथौड़ा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब मैं घर से थोड़ी ही दूर था, तभी वो पंचर वाला तेजी से अपनी साइकिल दौड़ाता हुआ मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी साइकिल को रोकते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, मैं तो आपकी चाबी देने आया हूँ। तुम्हें चाबी कहाँ मिली? मैंने पूछा। मास्टर जी, ये आपकी चाबी नहीं है। काफी साल पहले यहाँ किराए पर एक मालिक ने डुप्लीकेट चाबी रखी थी। इन चाबियों को रखे हुए बहुत दिन हो गए। अब तक वे भूल गए होंगे। मैं भी भूल गया था कि मेरे पास वहां की चाबियां रखी हैं। जब मैं दुकान बंद कर रहा था, तब अपना सामान रखते वक्त मेरा ध्यान चाबियों के गुच्छे पर चला गया, इसलिए तुरंत इन्हें लेकर यहाँ आ गया। चलो अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे घर तक चलो, जहां हम मिले थे। वहां से मेरा घर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी पंचर वाला मेरे साथ नहीं आना चाहता था। मुझे लगा शायद वे वहां आने से डर रहा है, इसलिए मैं चाबियां लेकर कमरे पर चला गया। वहां पहुंचकर एक चाबी लगाकर मैं कमरे के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। वहां पर इस समय लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरे में ही चाबी और ताले का अंदाजा लगाकर मैं ताला खोल रहा था। 4-5 चाबियां चेक करने के बाद कमरे का ताला खुल गया। अंदर जाकर मैंने लाइट चालू की और फिर से बाहर आ गया। फिर मैं वापस चाबी देने उस पंचर वाली के पास गया। उसे वे सभी चाबियां दे दी और वहां से जाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे रोका। उसने कहा, अरे तेरे पास तो यहाँ की सभी कमरों की चाबियां होंगी ना? उसने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ सबकी हैं। तो मैंने उन चाबियों की तरफ देखकर कहा, तो ऐसा कर, ये सारी चाबियां मेरे पास रहने दे, मैं तुझे कल सुबह लौटा दूंगा। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है। फिर बिना किसी सवाल के उसने चाबियों का गुच्छा मुझे दे दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा झंझट किए बिना खाने के लिए दाल चावल पकाने के लिए रख दिए। पकते ही उन्हें गर्मा गर्म खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर कुछ कागज पे इधर उधर किया और फिर एक किताब लेकर बिस्तर पर लेट गया। किताब पढ़ने का मन तो नहीं था, इसलिए आंखें बंद कर मैं शांति से बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहां की गहरी शांति के साथ ही मैं हल्की नींद में चला गया। तभी मुझे फिर से कुछ खड़खड़ जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह साफ था कि आवाज उस बगल वाले कमरे से आ रही थी। आवाज को सुनते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी हुई चाबी पर चली गई। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ खींचने की कोशिश कर रहा हो, जिससे आवाज आ रही हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और उठकर खड़ा होने ही वाला था कि तभी अचानक वहां की लाइट चली गई और चारों ओर घंघोर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो वहां अंधेरा भी है और खामोशी भी है, जैसे ये मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। लेकिन ऐसे ही वक्त पर हमारी सभी चेतनाएं जाग जाती हैं। हम घर से छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हैं। मैं अंधेरे में टॉर्च ढूंढने लगा और मुझे उस दिन जैसे सिसकने की आवाज सुनाई दी। एक अनजान डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस कर पा रहा था कि
वहां का माहौल एकदम से बदल गया है। मैंने अपने हाथ से टॉर्च को आसपास में खोजते हुए इधर उधर टटोला। आखिरकार मेरी टॉर्च हाथ लग गई। मैंने उसे चालू की और बिना कोई आवाज किए चाबियों का गुच्छा उठाया। कुछ आवाज आई और फिर से मैं रुक गया। फिर एक बार चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी मैंने चाबियां ली और टॉर्च उठाई और अपने कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर कदम रखते ही टॉर्च अचानक से झपकने लगी, जैसे वे भी मुझे आगे जाने से रोक रही हो। मैं थोड़ा घबराहट में उस टॉर्च को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त एकदम से मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। गहरी शांति थी। उस शांति में वो आवाज बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। बाहर हर तरफ घना अंधेरा था और टॉर्च बार बार जल बुझ रही थी और वे आवाज अब और भी ज्यादा डरावनी हो रही थी। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ मुड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। देर में ताला खुल गया और उसके साथ ही मैं अंदर आ रही आवाज अचानक से बंद हो गई। हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च फिर से झपकी और अचानक से बंद पड़ गई। दरवाजा खोलने से पहले टॉर्च को हाथ पर मारकर चालू करने की कोशिश कर रहा था और तब अचानक हवा से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आवाज आई और मेरे पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। दरवाजा खुलता देख मेरी सांसें अटक गई। मेरी नजर अंदर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मेरे पैर जैसे कि बर्फ की तरह ठंडे और जकड़े हुए थे। और एकदम से टॉर्च चालू हो गई। उस टॉर्च की रोशनी में मेरी नजर सीधे कमरे के अंदर किसी चीज पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच किसी की लाश लटकी थी। मैं सोच रहा था कि अभी अभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी और अब ये लाश किसकी है। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। रात का अंधेरा और भी घना लगने लगा था और वो खामोशी मेरे खून में जैसे घुल सी गई थी। मेरा खून जम गया और सामने का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लटकता हुआ शरीर और धीरे धीरे घूम रहा था। उसका चेहरा मेरे सामने आता गया और टॉर्च की रोशनी में उस चेहरे को ध्यान से देखा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि क्या मैं उसे पहचानता हूं, उसे देखता हूं। उस वक्त मेरा हाथ कांप रहा था और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी भी थोड़ी सी थरथरा रही थी। उस लाश का चेहरा नीला पड़ा हुआ था। चेहरे पे खून जम चुका था। चेहरे की नसें और पूरा शरीर फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था जिसमें से उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। तब मैं ये सोच रहा था कि फांसी पे लटकते हुए लोग ये सब देखते हुए न जाने क्या क्या सोच रहा था और इन सब चीजों को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। तभी अचानक उस लटके हुए शरीर ने झट से अपनी आंखें खोल दी और देखते ही देखते चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसे देख मुझे झटका सा लगा। मैं घबराकर नीचे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, लेकिन गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिन बातों पर मैंने आज तक कभी विश्वास नहीं किया था, आज वो सब चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही थी। मैं डर के मारे किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चीज मेरी ओर बढ़ रही है। महाफर्श पे नीचे कुछ रेंगता हुआ घसीटता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। अब मुझे वही आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, रो रहा हो। पायल की आवाजें, घसीटने की आवाजें, वो सब मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी। लेकिन लड़खड़ाते हुए किसी तरह मैं उठकर भागने लगा। भागते हुए मैं उस पंचर वाली दुकान के रास्ते पर दौड़ रहा था, लेकिन मुझे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है, मेरे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में कई तरीके के सवाल चल रहे थे कि वहां पर एक वो लटकी हुई लाश ही नहीं थी, बल्कि एक जमीन पे भी रेंगती हुई लाश थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान बस दौड़ रहा था और किसी तरह अब मैं पक्की सड़क पर आ चुका था और मैं अब उस पंचर वाली शॉप के पास में था। लेकिन वो दुकान इस समय बंद थी। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कुछ गाड़ी गुजरी है और वो मुझे आवाज लगा रही है। लेकिन मैंने
इन सब चीजों को अनदेखा किया और दौड़ने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि अब ये गाड़ी भी कुछ छला हुआ है। लेकिन मैं दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते मैं आगे जाके नीचे गिर पड़ा और फिर वो गाड़ी रुकी और उसमें से निकल के कोई मेरे पास आया और मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। तभी वो आदमी बोला कि मैं शर्मा जी हूँ, इस चौल का मालिक। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो सच में वो शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि मैं शहर से कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन अचानक तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ मुझे बताओ। लेकिन मैं उस समय बिल्कुल सुध-बुध था और कुछ बताने की हालत में नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आए और मुझे अपने एक बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी हालत को देखकर शर्मा जी लगातार अपनी पत्नी को घूर रहे थे और बोल रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ हमारी गलती है, हमें तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए था। मैंने उनसे सच्चाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पे जो भी लोग आते थे उनको कुछ न कुछ दिखाई देता था और सभी लोग इसीलिए वहां पे नहीं रुकते थे। अब से पहले वहां पर एक प्रेमी जोड़ा आया था जिन्हों की नई नई शादी हुई थी। उनका कहना था कि हमने भाग के शादी की है और हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए। जो मालिक थे उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे रहने के लिए यहाँ जगह दे दी, लेकिन किसी को उनके माँ बाप को सूचना दे दी और उन्होंने यहाँ पर आके हमला कर दिया। सभी के हाथों में खतरनाक हथियार थे। लड़का कमरे का ताला लगा के बाहर गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो इन लोगों को देखकर वही अंधेरे में कहीं छुप गया। उसके बाद उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया। अगले दिन पुलिस आई और वो चौल के मालिक को पकड़ के ले गए। उन चौल के मालिक ने चाबियां मुझे दी और कहा कि अब इसे किसी को किराए पे मत देना। और इसी घटना के बाद वहां पे अजीब अजीब घटनाएं दिखाई देती हैं, अजीब अजीब आवाजें और भूत दिखाई देते हैं, जिस कारण वहां पर कोई भी नहीं रहता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं समय पर आ गया, वरना शायद तुम्हारे साथ भी ना जाने क्या घटना घट जाती। फिर उस रात शर्मा जी ने मुझे अपने घर ही सुलाया। सुबह होने पर मैं वापस उस चौल में शर्मा जी के साथ गया ताकि अपना सभी सामान समेट सकूं। सारा सामान समेटने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो देखा उस पंचर वाले की शॉप बंद है। मैंने पूछा कि आज इसकी दुकान खुली नहीं, तो उन्होंने चौंक कर कहा कि इसकी दुकान तो कभी नहीं खुलती। मैंने बताया कि कल ही मेरी बात हुई थी, तो वो चौंक गए। कहते कि नहीं, ये तो बहुत साल पहले मर चुका था और ये उसी कमरे में गया था जिस कमरे में उस लड़की की हत्या हुई थी, और उसके बाद इसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। मैं समझ चुका था कि शायद ये भी एक आत्मा थी जो इंसान बनकर मुझसे बात कर रही थी। मेरा जो भ्रम था कि कभी भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, यहाँ आके वो मेरा भ्रम टूट चुका था। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने फिर कभी उस गांव में कदम नहीं रखा। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।